चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की खूनी मूर्ति का रहस्य। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। चंद्रनगर से 4 कोस दूर पहाड़ियों के बीच यह प्राचीन महल बना हुआ है। अब यह महल खंडर बन चुका है। इसके आसपास पेड़ पौधों का जंगल सा बन गया है, लेकिन इस जर्जर महल का यह विशाल कक्ष आज भी जवान है। इस कक्ष की प्रत्येक वस्तु नई दिखाई देती है, जैसे कारीगर ने अभी अभी बनाई हो। और यह मूर्ति, इसमें तो कलाकार ने जैसे अपने संपूर्ण जीवन का निचोड़ भर दिया है, जैसे किसी जीवित राजकुमारी को ही खड़ा कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि इस महल में एक बूढ़ा चौकीदार भी रहता है, लेकिन किसी ने उसे महल के बाहर निकलते हुए नहीं देखा। कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन एक नव दंपति कार में उधर से गुजरे। पता नहीं इससे कैसे पीछा छूटेगा। अगर यह किसी तरह रास्ते से हट जाए तो। अचानक उनकी कार महल के पास पहुंचते ही रुक गई। पानी के बहाने इस खंडर में जाऊंगा। कुछ देर बाद मुझे ढूंढने के लिए नीलिमा खंडर में आएगी और फिर मैं। ओ नीलिमा, पता नहीं अचानक इस कार को क्या हो गया। युवक ने कार से उतरकर बोनट खोल कर देखा। ओ, पानी खत्म हो गया। नीलिमा, इंजन गर्म हो गया है और पानी भी नहीं है। इस खंडर में देखता हूँ, शायद पानी मिल जाए। दिनेश, जल्दी लौट कर आना। इस घने जंगल में मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दिनेश एक डिब्बा लेकर पानी के बहाने चल दिया और खंडर रूपी महल में प्रविष्ट हो गया। दिनेश बहुत देर तक नहीं लौटा तो नीलिमा बेचैन हो उठी। वो, इतनी देर हो गई, वह अभी तक पानी लेकर नहीं आए। क्या हुआ, मुझे चलकर देखना चाहिए। वह कार से बाहर निकली और महल की तरफ बढ़ने लगी। उफ, कितना भयावह वातावरण है। मुझे भी दिनेश के साथ ही जाना चाहिए था। नीलिमा दिनेश को खोजती हुई महल के बरामदे में पहुंची। यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, शायद पानी लेने अंदर गए होंगे। इधर उधर देखती हुई नीलिमा एक विशाल कक्ष में पहुंची। तभी एक परछाई उस पर झपटी आई और नीलिमा की चीख ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। इस खंडर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नीलिमा मौत की गहरी नींद सो चुकी है। अब मैं रेखा से विवाह करूंगा, उसकी लाखों की संपत्ति मेरी होगी। नीलिमा की हत्या करके दिनेश वहां से लौटना ही चाहता था कि उसकी दृष्टि मूर्ति पर पड़ी। वो कितनी खूबसूरत है। अरे, यह तो हिल भी रही है। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। मैं जीवित हूँ परदेसी, मेरे पास आओ। कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम इस खंडर में अकेली। अकेली कहाँ हूँ, कोई न कोई आ ही जाता है। मूर्ति की बाहों में जाते ही दिनेश की चीख गूंज उठी, आई। तभी बूढ़े चौकीदार ने वहां आकर देखा। ओ, यह भी मर गया, कोई दुष्ट नहीं बचेगा। कुछ दिनों बाद बंबई के एक कॉलेज के लड़के लड़कियों का एक दल चंद्रनगर की पहाड़ियों में घूमने के लिए आया। उस दल में एक धनी परिवार की लड़की थी, रसीम। कॉलेज का हर लड़का रसीम पर मरता था, लेकिन वह सिर्फ सुनील से ही प्यार करती थी। उधर कैंप में, अरे खाने का समय हो गया और अभी तक उस शहजादी का कुछ पता नहीं। पता भी कैसे होगा, शहजादी अपने गुलफाम की बाहों में कहीं। चल हट, तुझे तो हर समय मजाक सूझता है। तभी एक लड़का गुलशन वहां आया। मैं मजाक नहीं कर रही, विश्वास नहीं हो तो गुलशन से पूछ लो, यह भी रसीम को ढूंढ रहा होगा। गुलशन, तुमने रसीम को कहीं देखा है क्या? रसीम तुम्हारे साथ नहीं है? रसीम यहाँ नहीं है तो अवश्य सुनील के साथ कहीं गई होगी। और वह बाहर चला गया। उधर रसीम और सुनील जंगल में घूम रहे थे। अरे देखो तो सुनील, इस जंगल में कितना बड़ा खंडर। कभी तुम्हारी तरह खूबसूरत रहा होगा, लेकिन अब तो खंडर बन चुका है। रसीम, इस महल को अवश्य किसी प्रेमी राजा ने बनवाया होगा। प्रेमी राजा ने क्यों? नगर से इतनी दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच कोई प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के लिए ऐसा खूबसूरत महल बनवा सकता है। महल तक पहुंचते हुए दोनों थक गए थे। मैं तो बहुत थक गई हूँ। कितनी ऊंचाई पर बना है यह महल। कुछ देर यहाँ घास पर बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर अंदर का भाग देखेंगे। अभी उन्हें बैठे कुछ देर ही हुई थी कि तभी गुलशन वहाँ आ गया। ओ, तो लैला और मजनू दोनों यहाँ बैठे हैं। गुलशन, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। और अगर नहीं जाऊँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे? सुनील, तुम इसके मुंह मत लगो। तुम हट जाओ रसीम, आज मैं इसे ठीक कर दूंगा। रसीम, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे, और तुम मेरी आंखों के सामने इस 2 कौड़ी के। अभी गुलशन और कुछ कहता कि सुनील झपट पड़ा।
उसने गुलशन के मुंह पर कसकर मुक्का मारा। गुलशन दूर जाकर गिरा। तुमने शुरुआत की है सुनील, अब इसका अंत मैं करूंगा। आज मैं भी तुझे देख लूंगा। और फिर उस वीरान महल में एक खूनी जंग शुरू हो गई। गुलशन के ताबड़तोड़ प्रहार से सुनील बेहोश हो गया। रसीम ने सुनील के पास जाकर उसे देखा। नहीं नहीं सुनील, उठो। अब सुनील को भूल जाओ रसीम। डियर, आज की शाम मेरी बाहों में। मुझे छोड़ दो गुलशन। नहीं नहीं। गुलशन ने रसीम को अपनी बाहों में कस लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कभी तुम सुनील के साथ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। रसीम गुलशन को धक्का देकर महल की ओर दौड़ी। कुत्ते कमीने। रसीम भागते हुए उस विशाल कक्ष में पहुंची और एक अलमारी के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद रसीम को ढूंढते हुए गुलशन उसी कक्ष में पहुंचा। कहाँ छिप गई साली, यहाँ भी दिखाई नहीं दे रही। यह मूर्ति बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कोई खूबसूरत परी खड़ी है। उसकी बाहें मुझे बुला रही है। गुलशन के देखते देखते मूर्ति राजकुमारी में प्रतीत हो गई थी। अरे, यह तो मुस्कुरा रही है। ओह, यह मूर्ति नहीं, सचमुच कोई राजकुमारी है। मेरे पास आओ मेरे सपने के राजकुमार। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। आओ न। तुम कौन हो इस महल में? यह सब मत पूछो, मेरे पास आओ, मेरी बाहों में। और जब राजकुमारी ने गुलशन को बाहों में पकड़ा तो, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं। गुलशन मर चुका था। अलमारी के पीछे से निकलकर रसीम ने देखा। ओ नहीं नहीं। और रसीम चीखती हुई बाहर की ओर दौड़ी। बरामदे में उसे सुनील आता हुआ दिखाई दिया। सुनील सुनील, उस मूर्ति ने गुलशन को मार दिया। क्या कह रही हो रसीम? कोई मूर्ति भी किसी की हत्या कर सकती है। सुनील, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से उसे गुलशन को मारते देखा है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मूर्ति ने हत्या? चलो मुझे वहाँ ले चलो। और रसीम सुनील को साथ लेकर उस विशाल कक्ष में पहुंची। वह देखो सुनील, उधर मूर्ति की बाहों में गुलशन की लाश। गुलशन की हत्या इस मूर्ति ने की है। यह कैसे संभव है? मैं देखता हूँ। रसीम ने सुनील का हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस मूर्ति में किसी की आत्मा है। रसीम, मैं आत्मा वात्मा को नहीं मानता, तुम मुझे देखने दो। नहीं सुनील, तुम्हें मेरी कसम है, चलो यहाँ से। दोनों उस कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने बूढ़े चौकीदार को दरवाजे पर खड़ा देखा। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? बाबा, उस कमरे में मूर्ति ने एक आदमी को मार दिया। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वह तुम्हें भी मार देगी। मुझे तो यह कोई पागल दिखाई देता है। सुनील, यहाँ ठहरना ठीक नहीं, यहाँ भूत प्रेतों का वास है। दोनों महल से निकलकर कैंप की ओर चल दिए। कैंप में पूछकर सुनील ने इंचार्ज को सारी कहानी सुना दी। सर, गुलशन की हत्या हो गई। उस महल में एक मूर्ति ने उसे मार दिया। क्या कह रहे हो? भला कोई मूर्ति किसी की हत्या कर सकती है? सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मूर्ति में कोई आत्मा छिपी है। कहीं इन लोगों ने मिलकर गुलशन की हत्या तो नहीं कर दी? और अब अपने को बचाने के लिए मैं और रसीम वहाँ घूमने गए थे, पीछे से गुलशन भी वहाँ पहुँच गया। सुनील, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। गुलशन की हत्या हुई है तो तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। सुनील, रसीम और कैंप इंचार्ज चंद्रनगर के पुलिस स्टेशन में पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं रसीम के साथ उस कमरे में गया तो सचमुच गुलशन की लाश वहाँ पड़ी थी। मिस्टर सुनील, इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। मुझे इसमें तुम्हारी कोई चाल दिखाई देती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैंने अपनी आंखों से उस मूर्ति को हत्या करते देखा है। पुलिस को कहानी नहीं, सबूत चाहिए। तुम मूर्ति की हत्या करने का कोई सबूत दे सकती हो? रसीम निरुत्तर हो गई। पहले महल में चलकर लाश को देखेंगे, फिर कुछ फैसला करेंगे। सुनील, तुम हमारे साथ चलोगे? पुलिस जीप में सब महल की ओर चल पड़े। महल के गलियारे में चलकर वे मूर्ति वाले कक्ष में पहुंचे। वह देखिए, इस मूर्ति ने गुलशन की हत्या की है, लेकिन उसकी लाश कहाँ गई? सुनील, अब तुम यह भी कहोगे कि इस मूर्ति ने उसकी लाश को भी गायब कर दिया। ऐसा लगता है कि किसी ने लाश को घसीट कर यहाँ से हटाया है। खून के निशान इंस्पेक्टर, लाश यही आसपास ही होनी चाहिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग लाश घसीटने के निशानों के पीछे चलते गए। एक कमरे के दरवाजे के पास लाश दिखाई दी। यह देखो इंस्पेक्टर, लाश यहाँ है। ओमवीर, लाश को जीप में रखवा कर ले चलो, इसका पोस्टमार्टम कराना होगा। उधर कैंप में
रसीम, तूने कुछ सुना? इंस्पेक्टर सुनील को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस बूढ़े चौकीदार को बुला कर लाऊंगी, वह गवाही देगा। दूसरे दिन रसीम फिर उस महल में पहुंची। वह बहुत देर तक बूढ़े को ढूंढती रही। पता नहीं वह बूढ़ा कहाँ चला गया। उस कमरे में चलकर देखती हूँ, शायद कोई सबूत मिल जाए। मूर्ति वाले कक्ष में पहुंचकर, मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर है, इसलिए हर कोई इसके पास आता होगा। फिर कहीं यह मूर्ति मुझे भी। अभी रसीम वहां से लौटना चाहती थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भयभीत हुई रसीम ने मुड़कर देखा। नहीं, तुम्हें गुलशन की मौत का सबूत चाहिए। कोई सबूत नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, मैं यह सच्चाई जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। पुलिस ने सुनील को पकड़ लिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मूर्ति सबको ऐसे ही मारती रहेगी। बाबा, यह मूर्ति नहीं, तुम सबकी हत्या करते हो। तुम खूनी हो। लो, मुझे भी मार दो। मैं सुनील से प्यार करती हूँ, उसके लिए प्राण भी दे दूंगी। एक क्षण के लिए बूढ़ा अतीत की स्मृतियों में खो गया। नागेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। हम कभी जुदा नहीं होंगे नलिनी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं बेटी, तुम्हारे प्यार पर कोई आँच नहीं आएगी। गुलशन की हत्या इस मूर्ति ने ही की है। इसको पुरुष जाति से घृणा है। मूर्ति को पुरुषों से घृणा क्यों है बाबा? बहुत पुरानी कहानी है बेटी, हजारों साल पहले की बात है। इस चंद्रनगर के पास एक बहुत बड़ा राज्य था, विशालगढ़। उसका राजा रिपुदमन बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था। राजा रिपुदमन की बेटी राजकुमारी नलिनी अत्यंत रूपवती थी। उसके रूप लावण्य की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली थी। सचमुच राजकुमारी बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर तो कोई अप्सरा भी नहीं होगी। ऐसा लगता है आकाश से कोई परी उतर आई है। पता नहीं किससे विवाह करेगी, सचमुच परी है। उधर महल में राजा रिपुदमन अपनी पत्नी रानी पद्मावती से बातें कर रहे थे। आप राजकाज में ही खोए रहेंगे या नलिनी के बारे में भी कुछ सोचेंगे? नलिनी के बारे में क्या सोचना, वह बहुत बुद्धिमान है। अब वह सियानी हो गई है और लोगों की दृष्टि उस पर पड़ने लगी है। ओ पद्मावती राजा रिपुदमन की बेटी है, तो लोग क्यों नहीं देखेंगे? फिर नलिनी सुंदर भी है। यही सुंदरता कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत न बन जाए। उसके लिए कोई अच्छा सा वर देखकर हाथ पीले कर दो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम राजकुमारी को जल्दी ही डोली में बैठाकर विदा कर देंगे। तभी राजकुमारी वहां पहुंच गई। किसको डोली में बैठाकर विदा कर रहे हो पिताजी? आ गई हमारी बेटी नलिनी, हम तेरे ही विवाह की बातें कर रहे थे। ओ पिताजी, कितनी शर्मीली है हमारी बेटी पद्मावती। हम कल ही कुशीनगर के राजा के पास संदेश भिजवाते हैं। एक दिन राजकुमारी नलिनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर मेला देखने गई। भीड़ में खड़ा एक नवयुवक राजकुमारी को मंत्रमुग्ध देख रहा था। तभी राजकुमारी की सखी कामनी बोली, लगता है यह नवयुवक आप पर मर मिटा है। आप आज्ञा करें तो। चल हट, आजकल तू बहुत बोलने लगी है। आपके सौंदर्य लावण्य ने तो गूंगों को भी बोलना सिखा दिया है। राजकुमारी जी, एक अलग दृष्टि देख तो लीजिए। बेचारा पीछे पीछे दौड़ता हुआ थक गया होगा। अचानक उस मेले में एक सांड कहीं से आ गया। लोगों ने उसे भगाना चाहा तो वह बिगड़ गया। भागो, हटो, भागो। हाय राम! तेजी से दौड़ते सांड ने घोड़ा गाड़ी में टक्कर मारी। सांड की टक्कर से घोड़ा गाड़ी उलट गई। बचाओ, कोई बचाओ! ओ कोई राजकुमारी को बचाओ! देखते दौड़ते हुए सांड ने राजकुमारी को सींगों पर उठा लिया। बचाओ, बचाओ! सांड ने राजकुमारी को उछालकर फेंका ही था कि उस नवयुवक ने राजकुमारी को लपक लिया। राजकुमारी जी, आप उधर हो जाए, मैं सांड को देखता हूँ। सांड तेजी से नवयुवक की ओर दौड़ा। फूं फूं, और दोनों भिड़ गए। हू फूं फूं। नवयुवक ने झटके से अपने को अलग कर लिया और सांड आगे को दौड़ता चला गया। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद वह फिर पलटकर नवयुवक की ओर दौड़ा। नवयुवक उस सांड के सींगों से उलझ गया। आखिर उस नवयुवक ने सांड की गर्दन तोड़ दी। सांड को छोड़कर नवयुवक राजकुमारी के पास आया। हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए नवयुवक। राजमहल में चलो, हम तुम्हें महाराज से पुरस्कार दिलवाएंगे। आपको पास से देख लिया और दो बातें कर ली, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या तुम महल में नहीं आना चाहते?
ऐसी तो कोई बात नहीं राजकुमारी जी, मैं इस नगर में अजनबी हूँ। हम तुम्हारी बात समझ गए। यह अंगूठी ले लो, अब तुम्हें महल में आने से कोई नहीं रोकेगा। नवयुवक को अंगूठी देकर राजकुमारी वहाँ से चल दी। एक दिन महल की खिड़की पर खड़ी राजकुमारी उस नवयुवक के सपनों में खोई हुई थी। राजकुमारी जी, कहाँ खो गई थी आप? आह, कितना सुंदर सपना था। मैं कल्पना लोक में अपने सपनों के राजकुमार की बाहों में खोई आकाश में उड़ती जा रही थी। तभी राजकुमार ने, फिर तूने मेरा सपना तोड़ दिया, तू बहुत निष्ठुर है। अच्छा जी, अब वह अजनबी सपनों का राजकुमार भी बन गया? ओ चुप कर, माँ आ रही है। माँ को भी तो बताना ही पड़ेगा। चुप हो जा, तुझे मेरी कसम। अच्छा जी, आज चुप हो जाती हूँ, लेकिन उस अजनबी के सामने चुप न रहूंगी। हुई। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेली कामनी के साथ भ्रमण के लिए निकली। तभी सेनापति का बेटा पटवर्धन घोड़े पर सवार हो उधर से निकला। यह दाल में कंकड़ कहाँ से आ गया? दाल में कंकड़? मैंने तो आज दाल खाई ही नहीं। फिर मैं उस कंकड़ की बातें कर रही हूँ नलिनी, वो जो चौराहे पर उल्लू की तरह घूर रहा है, वह पटवर्धन। अरे वह कंकड़ नहीं, पत्थर है। आज उसे सबक सिखाई देती हूँ। राजकुमारी ने घोड़े पर चाबुक मारकर जोर से दौड़ाया। तेजी से दौड़ती हुई घोड़ा गाड़ी पटवर्धन के बहुत पास से गुजरी और उसका घोड़ा बिदक गया। ओ हो आ! और घोड़े से पटवर्धन को नीचे गिरा दिया। आ, मर गया, अब कभी पीछा नहीं करेगा। बेचारे को नानी याद आ रही होगी। शीघ्र ही दोनों जंगल में पहुंच गई। कामनी, तुम यहाँ ठहरो, मैं कुछ देर में आऊंगी। जल्दी लौटना राजकुमारी जी, कल की तरह बहुत देर नहीं कर देना, नहीं तो। नहीं नहीं, आज देर नहीं करूंगी। राजकुमारी घने पेड़ों की ओर चली गई। कुछ दूर जाकर, नागेश नागेश, तुम कहाँ हो? तभी एक पेड़ की शाखा पर लिपटा एक नाग पेड़ से नीचे उतरा और सुंदर नवयुवक में परिवर्तित हो गया। राजकुमारी नहीं जानती थी कि नागेश इच्छाधारी नाग है। नलिनी, आज तुमने बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने देर तो नहीं की, लगता है तुम कल अपने घर ही नहीं गए थे, इसलिए ऐसा कह रहे हो। तुम्हारे बिना अब घर अच्छा नहीं लगता है। मैं भी बहुत मजबूर हूँ नागेश। काश तुम कोई राजकुमार होते तो मैं पिताजी से कहकर तुमसे विवाह कर लेती। तभी राजकुमारी का पीछा करता हुआ पटवर्धन जंगल में पहुंच गया और उसने पेड़ों के पीछे छिपकर दोनों को बातें करते हुए देखा। बहुत देर हो गई नागेश, सूरज डूबने से पहले मुझे महल में पहुंचना होगा। जाओ नलिनी, कल जल्दी आना। नागेश से विदा लेकर राजकुमारी अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि, ठहरो नलिनी, आज तुम्हारी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देख ली है। मैं तुम्हें पूरे राज्य में बदनाम कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो। पटवर्धन, मैंने नागेश से प्यार किया है और प्यार के लिए मैं महलों का सुख भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पटवर्धन ने राजकुमारी को पकड़ लिया। आ आ राजकुमारी पटवर्धन को जोर से धक्का देकर वहां से दौड़ पड़ी। भागकर कहाँ जाओगे नलिनी? आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। यदि राजकुमारी भागकर अपनी सहेली के पास पहुंच गई तो राजा मुझे जान से मरवा देगा। नहीं, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। और पटवर्धन ने राजकुमारी की पीठ में तलवार घोंप दी। आई। राजकुमारी की मृत्यु का नागेश को बहुत दुख हुआ। उस इच्छाधारी नाग ने पहाड़ों के बीच एक भव्य महल बनाया। दुष्ट लोगों से बदला लेने के लिए राजकुमारी की ऐसी मूर्ति बनाई जो उन्हें सम्मोहित करके अपने पास बुलाकर उनकी हत्या कर देती थी। बहुत दिनों तक नागेश पटवर्धन की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन पटवर्धन उस महल में नहीं आया। एक दिन पटवर्धन की उसके एक मित्र ने हत्या कर दी। इस तरह कई जन्म यूं ही बीत गए। इस बार पटवर्धन ने गुलशन के रूप में जन्म लिया था। वह तुम्हारा पीछा करता हुआ इस कक्ष में चला आया और मूर्ति के हाथों मारा गया। बूढ़े से सारी कहानी सुनकर रसीम इंस्पेक्टर के पास पहुंची। इंस्पेक्टर, गुलशन की हत्या मूर्ति ने की है। बूढ़े चौकीदार ने मुझे सब बताया है, लेकिन उस खंडर में तो कोई चौकीदार नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं चौकीदार से आपको मिलवा दूंगी। अच्छा चलो, अगर चौकीदार ने गवाही दी तो मैं सुनील को छोड़ दूंगा। दोनों जीप में बैठकर महल की ओर चल दिए। महल में पहुंचकर, आप यहाँ रुके, मैं चौकीदार को बुला कर लाती हूँ। चौकीदार? आहा, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, इधर आओ रानी मेरे पास। इंस्पेक्टर ने रसीम को पकड़ लिया।
इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो, मैं चीखो मत, इस खंडर में कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। लेकिन रसीम इंस्पेक्टर को धक्का देकर वहाँ से भाग निकली। कुछ देर महल के दूसरे कमरों में ढूंढता हुआ इंस्पेक्टर विशाल कक्ष में पहुंचा। उसे मूर्ति में रसीम दिखाई दी। ओ, तो तुम यहाँ छिपी हो। इंस्पेक्टर, क्या तुम सुनील को छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा, एक बार तुम मेरी बाहों में आ जाओ। इंस्पेक्टर मूर्ति के समोन से उसकी बाहों में चला गया और दूसरे क्षण मूर्ति ने इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। दरवाजे से मूर्ति की बाहों में इंस्पेक्टर की लाश देखकर रसीम बाहर की ओर दौड़ी। रसीम, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सुनील, उस मूर्ति ने इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। सब लोग उस कमरे में पहुंचे। इंस्पेक्टर की लाश मूर्ति के हाथों में थी और बूढ़ा चौकीदार उसे देख रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मैंने इस मूर्ति को गुलशन की हत्या करते हुए देखा है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। लोगों की हत्या मूर्ति ने नहीं, तुमने की है। तुम नहीं चाहते कि कोई इस महल में आए। नहीं, यह झूठ है, झूठ है। तो सच क्या है? सच यह है कि मैं इच्छाधारी नाग नागेश हूँ। हजारों वर्षों से पटवर्धन की प्रतीक्षा कर रहा था। इस जन्म में मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। अब मैं जा रहा हूँ। तभी बूढ़े की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी में सबकी आंखें बंद हो गई और जब सबकी आंखें खुली तो वहाँ बूढ़ा नहीं था और वह मूर्ति भी गायब हो गई थी। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।